चलेगा। ऑल राइट, निकालो, चलो टेक्स्ट बुक, नोटबुक क्या आपके पास, निकालो जल्दी। ओके, सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव studied Cramer's rule and we understood कि भाई सबसे इजी मेथड जिसकी मदद से अपन ने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। अब आज के लेक्चर में हम लोग एक नई चीज़ पढ़ेंगे जिसमें जो लीनियर इक्वेशंस अपने पास रहेंगे क्वेश्चन की फॉर्म में, उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिनोमिनेटर में रहेंगे फ्रैक्शन के, और ऐसी केस में हमें कैसे डील करना है इक्वेशंस के साथ वो आज की लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस वेयर वेरिएबल्स आर एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शन। और इस चीज़ को करने के लिए, अब इसको रिड्यूसिबल फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है या रिप्लेसमेंट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, किसी नए वेरिएबल को ला करके रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ये काम होगा कैसे, करना क्या है, ये समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना होगा, जिसकी मदद से हर बार की तरह हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि कैसे ऐसे इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, और एट द एंड जा करके जो हमारे अननोन्स है, जो हमारे वेरिएबल्स है जैसे x और y, उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल एंड स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर। बिफोर दैट, हु इज एब्सेंट टुडे इन बॉयज एंड पूनम बॉयज में मैंने पूछा हु इज एब्सेंट इन बॉयज, राहुल, आयुष दूसरा, कल था, परसों था, आज नहीं है, ठीक है। और कौन है, और कोई तो एब्सेंट लग रहा है मेरे को, और कौन एब्सेंट है, और कौन एब्सेंट है, अभय है, अभिनव है, ठीक है। इधर में पूनम एब्सेंट है, ठीक है। चल, कौन स्कूल उशिरा आए थे, सो ठीक, 6:15 झालेत ना, ठीक है। देता हूँ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन ठीक है। हैंडराइटिंग को इग्नोर किया जाए। रिड्यूसिबल बोल रहा है भाई, रिड्यूस करने का मतलब यहां पे क्या होता है, हम वो इक्वेशन को सॉल्व करते करते समझेंगे। कुछ इक्वेशंस मिलेंगे जो कि लीनियर इक्वेशन जैसे शायद आपको ना दिखे, लेकिन हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिसके कारण वो नहीं दिखने वाले इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जैसे दिखने लग जाएंगे, और उसके बाद हम उसको सॉल्व करके जो हमारी पहले की कुछ मेथड्स है, जिसमें एलिमिनेशन भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, क्रैमर रूल भी है, ग्राफिकल भी है, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके हम उसको वापस बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट अनदर मेथड टू सॉल्व इक्वेशन, दिस इज जस्ट अ वे टू डील विथ डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस सो दैट वी कैन कन्वर्ट देम अगेन back into the linear equations. That's why the topic is equations reducible to pair of linear equations into variables. Getting this? Let us take one example. Slowly you will understand everything what I'm talking about. Right now maybe you're not getting the things that I'm speaking, but see the example, everything will be easy. We have one question here where you can see variable is at the place of denominator. It is 4 upon x plus 5 upon y is equal to 7, and another equation of this, which is pair of this, is given as 3 upon x plus 4 over y is equal to 5. So these are two equations that we have now. Okay, बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, ध्यान से बेटा, यहाँ पे दे, मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला, बोर्ड पे दो इक्वेशन दे दिए जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है ना x और y, वो कहां पे जाके बैठ गया, वो डिनोमिनेटर में जाके बैठ गया। असल में अगर फॉर्मेट की बात की जाए, जनरल फॉर्म की बात की जाए, तो जो वेरिएबल है वो कहां पे होना चाहिए था, वो तो न्यूमरेटर में होना चाहिए था।
डिनोमिनेटर में नहीं भाई, वो कहां पे होना चाहिए था? न्यूमरेटर में होना चाहिए था। नंबर भले ही फ्रैक्शन जैसा हो, नंबर में भले ही डिनोमिनेटर हो, लेकिन वेरिएबल हमेशा कहां पे होना चाहिए था? न्यूमरेटर में होना चाहिए था। ऐसा अगर होता, मान ले मैंने बोला मान ले ऐसा अगर होता 4 अपॉन समथिंग 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 लेट्स से 7 x होता इसे, तो x तो तब भी न्यूमरेटर में ही था ना, 4 को मल्टीप्लाई था ना। चाहे डिनोमिनेटर में नंबर आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेरे को उससे फर्क। लेकिन भाई यहां पे तो गेम ही बदल दिया एकदम, इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, दुनिया पलट दिया। क्या कर दिया? वेरिएबल को उठा करके डिनोमिनेटर फेंक दिया। अब सर कैसे सॉल्व करें? अब अगर आप एक बारी के लिए सोचोगे तो पहले लेक्चर को जरा दिमाग में लेके आओ, और वहां पे मैंने ऐसे चीजों को लीनियर इक्वेशन बोलने से मना कर दिया था आपको, है कि नहीं? क्योंकि सर आपने भी तो बोला था कि अगर ये 1 अपॉन x है तो इसका मतलब x⁻⁻1 होता है। ओहो हो। और अगर ऐसे ये नंबर लिखा जाए तब तो ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं रहेगा। अब तो ये लीनियर इक्वेशन ही, क्योंकि सारे बच्चे बोले जोर से लीनियर इक्वेशन मतलब पावर, और इसकी पावर 1 कितनी है? तो लीनियर हुआ क्या? तो यही कारण है, ये लीनियर अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन हम इसको जल्दी लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे, और ऐसा कुछ करेंगे कि जिसके कारण ये लीनियर लगे। और इसको करने के लिए हम सीधा वेरिएबल को ही रिप्लेस कर देंगे। ओए होए होए, क्या हुआ? ध्यान दे, मैंने बोला सीधा वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे। अब यही काम करने की वजह से इसको रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। लिखना मना है, ठीक है, लिखना मना है। कबीर, मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला? ध्यान दे। कबीर पहले लेक्चर में आया है आज? 9वीं पास हो गया? एग्ज़ाम हो गई? एग्ज़ाम हो गई क्या? चल ठीक है। अब हो गई 10वीं चालू? पुराने लेक्चर देखा है क्या? कुछ आइडिया नहीं है अभी फ़िलहाल। ये जो भी सामने तेरे चल रहा है इसके बारे में कितना % तेरे को पता है? थोड़ा बहुत। कितना? 50%? 60% पता है। ठीक, आ जाएगा तब भी, ठीक है। यस, प्रोसेस समझ लो, आ जाएगा। तो भैया हर बार की तरह पहला काम करेंगे, बोलो क्या? बोलो क्या? नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। 4 है ना वो? सर आपने तो लिखा है, हमको क्या पूछते हो? हाँ, आपकी हैंडराइटिंग बर्बाद, हमको कर रहे हो परेशान। दोनों इक्वेशन लिख लिए। अब ध्यान से देखना एक चीज़, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये 4 अपॉन x का मतलब, ये 4 अपॉन x का मतलब क्या 4 अपॉन x का मतलब ये हो सकता है? पक्का? किसी को शक है तो हाथ ऊपर कर ले। हो सकता है ना? 4 1 जा 4, 4 अपॉन x ही तो हुआ। तो ऐसे ही अगर मैं इन सभी को देखूं तो मेरे लिए ये रहेगा 4 इंटू 1 अपॉन x, ये रहेगा 5 इंटू 1 अपॉन y, ये रहेगा 3 इंटू 1 अपॉन x, और ये रहेगा 4 इंटू। तो बेटा जरा दिमाग खोल के सोच, क्या इस इक्वेशन में 1 अपॉन x है? क्या इस इक्वेशन में भी 1 अपॉन x है? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ना, 3 इंटू 1 अपॉन x, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं ना 4 इंटू 1 अपॉन x, है कि नहीं भाई? 4 अपॉन x ही बनेगा ना आंसर, इसका 3 अपॉन x ही बनेगा ना आंसर। तो मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर भी 1 अपॉन x है जो कि 4 को मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके अंदर भी 1 अपॉन x है जो कि 3 को मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में 1 अपॉन x है, बराबर। ऐसे ही इसके अंदर भी 1 अपॉन y है, इसके अंदर भी 1 अपॉन y है, तो सारा 1 अपॉन x और 1 अपॉन y को रिप्लेस कर देंगे। अब इससे होगा क्या, देखना ध्यान से। यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहां पे क्या लिखते हैं? रिप्लेसिंग 1 अपॉन x, किसको रिप्लेस कर रहा हूं मैं?
1 upon x by m and 1 upon by n, m है तो साथ में जोड़ी कौन रहेगा, n, ठीक है। ऐसे आप कुछ और भी ले सकते हो, आप PQ ले सकते हो, ठीक है, आप LM ले सकते हो, आपको तो कोई और लेटर पसंद है, आपका नाम पसंद है, आप वो ले सकते हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम जनरली हम क्या लेते हैं, M और N को लेते हैं, ठीक है, जस्ट तरीका बन जाता है और कुछ नहीं। लेने को लेटर 26 ABCD में है, मैं क्या किसको भी ले लो, ठीक है, कोई दो ले लो। मैंने क्या लिया, 1 अपॉन x को मैंने m कंसीडर कर लिया और 1 अपॉन y को मैंने n कंसीडर कर लिया। वी गेट, अब देखिए यहां से मैंने बोला 1 अपॉन x कैसे नजर आता है, 4 इंटू 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी डालनी है मेरे को, m, और जहां पे 1 अपॉन y दिखा वहां पे मेरे को क्या लिखना है, n। तो यहां से 1 अपॉन x की जगह पे मैंने m डाल दिया तो क्या नजर आएगा, देखना 4 इंटू 1 अपॉन x था, लेकिन 1 अपॉन x को मैंने रिप्लेस किया किससे, तो 4 इंटू m मतलब बराबर बात। ऐसे ही मैं यहां पे करता हूं 5 का क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन y क्या हो गया मेरा n। इक्वेशन क्या बना, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर बोलो। अब लग रहा है सर लीनियर इक्वेशन, अब लग रहा है सर लीनियर इक्वेशन, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ कितना आसान काम था, बोल मुश्किल था क्या यार, आसान है कि नहीं है, हाँ यहाँ पे कर सकते हैं। चलो आप लोग बताओ क्या लिखूं, इक्वेशन नंबर, ठीक है। मैंने अपने इक्वेशंस को ऐसा कुछ किया कि अब वो लीनियर दिखने लगे। अब इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो मेरे को आता है, अरे बोलो ऐसा नो, आता है कि नहीं आता है, ये कोई बड़ी बात आपके लिए, ये कोई बड़ी बात आपके लिए, क्या ऐसे इक्वेशन को आपको बखूबी सॉल्व करना आता है। आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, चाहे तो क्रैमर का रूल यूज कर लो, आप जो चाहे वो मेथड यूज कर लो, लेकिन आपको ये m और n का वैल्यू निकालनी आ जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशन में तो मेरे वेरिएबल x y थोड़ी ना है, मेरे वेरिएबल क्या है, m और n है, जो कि मैंने रिप्लेस करके बनाए। चल बेटा ध्यान दे, मैंने बोला जिंदा लोग सर बोलेंगे, मरे हुए चुप बैठेंगे, ठीक, कुछ मरे हुए भी बैठे इधर। m और n को फाइंड करना है, कौन सी मेथड यूज करें, क्रैमर यूज किया, और बाकी सबने सब्स्टिट्यूशन यूज किया, और किसने कुछ एलिमिनेशन यूज किया। ज्यादा बेहतर क्या है, क्रैमर ऑलवेज बेस्ट, ठीक है, नो टेंशन। अच्छा अभी मैं क्या इस्तेमाल करूं, क्रैमर कर लो, चलो ठीक है। वैसे CBSE को है नहीं, हाँ वो मैंने पढ़ाया है एक्स्ट्रा, बस मैंने आपको पहले बताया था, तो CBSE वाले ना यूज़ करें, अभी मैं समय बचाने के लिए यूज़ कर लेता हूँ, चलेगा ना, कोई टेंशन। अब इस बच्ची को नहीं पता होगा, एब्सेंट थी ना, हाँ इसलिए एब्सेंट नहीं रहने का, कोई बात नहीं, लेक्चर देख लो, अब वो सुविधा है अपने पास। क्या करें बेटा, पहला डिटरमिनेंट D कैसे बनाऊँ, 4 3 5 4 बोलो, 16 माइनस, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ थोड़ा चलेगा, एक्चुअल कैसे लिखना है आपको मैंने पढ़ा दिया है, ओके। फिर क्या लिखूँ, dx बनाने के लिए क्या करेंगे, x का कॉलम छोड़ेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, x का कॉलम पहला होता है, y का कॉलम दूसरा होता है, दिमाग में हमारे फिट है, हाँ। फिर क्या करें, y बोलो 5 4 क्या आएगा, 7 4 जा 28 माइनस 5 5 जा 25, आंसर आया। देखो मैं अगर बस शॉर्टकट में लिखूं तो कितने जल्दी आंसर आ जाएगा, तब तो कुछ भी नहीं है, अच्छे तरीके से लिखे तब भी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन शॉर्टकट में अगर करें तो कुछ भी समय नहीं लग रहा है। MCQ बोले एग्जाम्पल में ऐसे सम करने में हेल्प होती है, क्योंकि वहाँ पे अपने को स्टेप्स देखने वाला कोई है नहीं, सीधा x और y का आंसर बताना है, सीधा m और n का आंसर बताना है, तो तब आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ऐसी मेथड, है ना, सीधा आंसर फाइंड MCQ जैसे क्वेश्चन में, हाँ ओके। तो dy बनाने के लिए क्या करेंगे, y का कॉलम x का कॉलम है वैसा लिखेंगे, और y को कॉलम छोड़ के वहाँ पे सोल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। बोलो क्या होगा, 4 5 जा माइनस 7 3 जा, बराबर ना, 3 है ना ये, हाँ तो -1 हुआ ना आंसर, ओके बेटा। चल अब मेरे को यहाँ से x नहीं सॉरी m और n मिला, क्या वेरिएबल कौन से यहाँ पे मैंने m और n है ना, तो मेरे को m कितना मिलेगा
इसको मैं गलती से dxy लिख दिया, तो ये आपका dm और dn हो जाएगा, ठीक है। सो dm अपॉन d, बोल dm कितना बेटा 3 अपॉन d बोल, तो आंसर क्या आया। फिर आपका n बोल dn अपॉन d, dn कितना बेटा -1 अपॉन d, तो आंसर रहेगा। तो मेरे को m कॉमा n का आंसर अभी मिला। फाइनली मेरे को m कॉमा n का आंसर कितना मिला 3 कॉमा -1, ठीक है। चलो कितना मिला, ये आंसर आप किसी भी मेथड से निकाल लोगे, ये दो इक्वेशन बनाने के बाद। और ये दो इक्वेशन कहां से आएंगे, हम इसको रिड्यूस कर देंगे। इसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। बेसिकली काम जो है पूरे मेथड का यहीं पे हो गया खत्म। क्या, रिड्यूसिबल है ना इक्वेशंस, रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मैंने इन इक्वेशंस को इस तरीके से रिड्यूस कर दिया कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए। कैसे किया, यहां से 1/x देखा मैंने दोनों में है, तो 1/x की जगह पे मैंने इसको m कर दिया। यहां पे मैंने देखा 1/y है दोनों जगह पे, तो 1/y को मैंने n कर दिया और ऐसे लिख दिया। क्लियर, हर बार ऐसा ही करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको पूरा एक ग्रुप रिप्लेस करना पड़ सकता है। स्लोली जैसे हम अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल करेंगे तो मैं आपको ये बेटर तरीके से समझा दूंगा, लेकिन अभी इतना तो समझ लो। ये समझ में आया? ये समझ में आया? हाँ, किसको नहीं आया तो नो सर बोले बेटा, लेकिन जवाब देते समय सारे दो, अगर आता है समझ तो। अब इन वैल्यूज को मुझे वापस रिप्लेस कर देना है उनके ओरिजिनल फॉर्म में, क्योंकि मैं जानता हूं ना, मेरे लिए तो वेरिएबल m और n थे ही नहीं। मेरे सवाल में तो उन्होंने x और y पूछ रखा था, m और n तो मैंने अपने जरूरत के लिए डाला ना भाई। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन थोड़ी ना m और n का आंसर था, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, x और y था। मेरे को तो वही आंसर चाहिए। मैंने बोला ठीक है सबर कर, अभी दिलाता हूं, ठीक है चल देख यहाँ पे। मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला, मैंने बोला भाई कि ये जो m है ना, m ये तो एक्चुअल में 1/x है। ये जो m है ना, m जो m और n मैंने निकाल रखे, ये एक्चुअल में m तो 1/x है और ये एक्चुअल में n तो 1/y है। तो लेट देम पुट बैक इनटू देयर ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल वैल्यूज। तो कैसे आएगा, m को मैंने लिखा 1/x, m का आंसर मेरे पास कितना है, तो 3 इज इक्वल टू 1/x हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ गया आंसर। कोई बड़ी बात, आया समझ? ऐसे में n को निकाल, y को निकाल लेता हूं। मैंने बोला y क्या है, एक्चुअल में y तो एक्चुअल में n 1/y है। y सीधा मेरे को नहीं आएगा, मैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू में डाल देता हूं। मैंने बोला n है ना मेरे पास, n तो निकल आया ना भाई, और n क्या था, n तो 1/y था। तो मैंने लिख दिया n इज इक्वल टू 1/y, और n की वैल्यू मेरे को मिल गई है कितनी, -1। तो मेरे को समझ गया -1 इज इक्वल टू 1/y। y इधर चला जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, y क्या बन जाएगा। मतलब ये ऐसे होगा पहली स्टेप में। अगर स्टेप जिसको समझ नहीं आती है तो ये 1 इधर का इधर ही है, ये -1 इधर आकर के d, ये y इधर गया और ये इधर आ गया, ऐसे हुआ। माइनस साइन नेवर स्टेज एट द डिनोमिनेटर, गो टू द न्यूमरेटर। इसका रीजन के साथ समझा है पहले लेक्चर में, ऐसे क्यों होता है, ठीक है। तो ये -1 हो गया। तो मेरे को x, y एट द एंड मिल ही गए। मिले कि नहीं मिले, क्या मिले बताओ, 1/3। ये अपना फाइनल आंसर है, यस। कुछ भी रहने दो, रूट में भी आ जाएगा, कोई यहाँ फर्क पड़ता है। बच्चे फ्रैक्शन को डरते ही क्यों, मेरे को पता नहीं। क्या 1/3 एक नंबर नहीं है, 1/3 को सॉल्व करेगा तो आंसर क्या आएगा, 0.333 बार, 0.3 बार आएगा ना, 3 3 is 9। और वापस 10 बनाने के लिए एक 3 लोगे, वो चलता जाएगा आगे, है कि नहीं। नहीं आया समझ, अरे 1/3 आता है 10/3 की तरह समझो, ठीक है ओके। तो आंसर कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, इट इज स्टिल अ नंबर। तो अभी भी वही, तेरा दिमाग अभी भी नहीं चल रहा है। मैंने वही तो बोला, जैसे -1 एक नंबर है वैसे 1/3 भी एक। इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा डेसिमल में, 0.33। क्या 0.3 कोई नंबर नहीं होता, क्या उसको x एक्सिस पे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। x का फॉर्म है ना 1/3, 1/3 का मतलब क्या होला 0.3। तो x एक्सिस पे जब तू 0.3 बनाने जाएंगी तो 1 2 3 ऐसी तेरी लाइन रहेगी। 0.3 तेरा कहाँ पे आएगा, इसके बीच में 10 लाइनें रहेगी, तो इस यहाँ से लेकर के 3 नंबर की लाइन जो आएगी वो तेरी 0.3 रहेगी। आई बात समझ, इसीलिए थोड़ा बेसिक क्लियर चाहिए। रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन सिखाए,
नहीं याद सर, तो आप ये सवाल नहीं पूछते। कोई बात नहीं, क्वेश्चन इज क्वेश्चन एंड आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर। ठीक है, नहीं पता तो और पूछ ले, समझी पक्का। तो ये भी एक नंबर ही है, ऐसा जरूरी नहीं सर एक फ्रैक्शन में आया एक माइनस, कुछ भी आने दो, ये रूट आने दो, ये रूट का रूट आने दो, ये रूट के रूट का रूट आने दो, ये 1 में रूट आने दो, ये रूट का स्क्वायर आने दो, ये कुछ भी आने दो यार, एवरी नंबर इज जस्ट अल्टीमेटली। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सभी कहलाते हैं एट द एंड सभी रियल नंबर्स कहलाते हैं। अनरियल नंबर हमें पढ़ने ही नहीं है यार, जहां पे अनरियल नंबर आते हैं ना हमारे चैप्टर में, हम सीधा बोल देते हैं इसका सॉल्यूशन नहीं, भाग उधर, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे रूट के अंदर नेगेटिव साइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हम ये कंडीशन की फॉर्म में पढ़ेंगे अलग से कि भैया अगर रूट में कभी नेगेटिव नंबर आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, जहाँ पे हम फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप ही को पढ़ना है अगले चैप्टर में, तुरंत इसके बाद वाला चैप्टर। फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला मेथड पढ़ेंगे हम। देख के डर लग रहा है? बहुत प्यारा है, प्यार हो जाएगा आपको मैथ से, इतना इंटरेस्टिंग है। प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सब क्या होता है ना, ये आपको भी नहीं पता, अगले चैप्टर में सब ऐसा इजी लगेगा बहुत। ठीक है, विश्वास करो मेरा। अभी तक किया ना? हाँ, अभी तक आया ना सब कुछ, जो पढ़ा है अभी तक आया सब कुछ, वो भी आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, बस अच्छे से समझो, डाउट पूछो, और जो पढ़ाते वो अगर समझ नहीं आता है तो झूठा फीडबैक मत दो, तो फिर फंस जाओगे फिर आगे चल करके। ये जो भी हमने तामझाम यहाँ पे किया एक बार रिपीट कर दो, सारे बच्चे ध्यान देना। कर रहा हूँ मैं सामने से रिपीट, सामने ध्यान दो बेटा। मैंने बोला ध्यान दे, क्वेश्चन दिया था कुछ इस तरीके से, 4/x 5/y कोई नंबर, 3/x 4/y कोई नंबर। लिख लो प्लीज, राइट डाउन, लिख लो, या तो समझो या तो लिख लो भाई, पहले लिख लो फिर, अभी मेरे को नहीं समझाना। नहीं, तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, तभी लिखने शुरू ही किया बच्चों ने तो लिख ही लो सब कुछ, लिखने के बाद पढ़ा देते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, लिख लो। नहीं पहले पढ़ाओ तो काहे को मस्ती करते हो बे। जो दो इक्वेशन दी हमको उनमें हमने ये देखा कि जो वेरिएबल्स है वो कहाँ पे जाके बैठ गए, डिनोमिनेटर में। वेरिएबल कहाँ पे जाके बैठ गया, डिनोमिनेटर। अगर वेरिएबल जाके डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा ना, तब हमको ये प्रक्रिया करनी है। क्या करना है सर? तब हमको रिप्लेसमेंट मेथड यूज करनी है। अब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है सर? रिप्लेसमेंट का मतलब है बेटा, यहां से देखो ध्यान से कि वेरिएबल को कैसे अलग कर सकते हैं। क्या एक ग्रुप है जो दोनों इक्वेशन में हमको देखने मिल रहा है। जैसे कि हमने यहां पे आइडेंटिफाई किया कि 1/x इधर भी है, 1/x इधर भी है, तो हमने पूरे 1/x को m मान लिया। अब जहां जहां पे मेरे को इक्वेशन में 1/x नजर आ रहा था वहां पे मैंने m लिख दिया, और जहां जहां पे मेरे को 1/y नजर आ रहा था वहां पे मैंने n लिख दिया। तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसे नजर आने लगा जो कि मेरे को बहुत पसंद है। ऐसे इक्वेशन मैंने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, इसमें तो मैं मास्टर हूं, है कि नहीं है? अब मैंने इन दोनों इक्वेशन को बड़े आराम से सॉल्व कर लिया, कोई भी मेथड से, चाहे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या जो भी आपको पसंद है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि इससे ही करो उससे ही करो, आप करो बस। अब आपका जो आंसर आएगा वो इन दोनों वेरिएबल का आएगा, m का और n का, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए अपन ने उसको सॉल्व किया, आ गया आंसर, लिख दिया। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में m और n नहीं था, ओरिजिनल क्वेश्चन में x और y था। उसकी वैल्यू कैसे लाए? तो मैंने बोला वापस एक बार उसको वापस दे दो जिसका आपने चेंज किया था, जो चेंज बनाया था आपने, जो रिप्लेस किया था। अपन ने रिप्लेस किया था 1/x को m से। ठीक है, मैंने बोला अच्छा भाई m का आंसर आ गया ना मेरा, लेकिन तो m, मैंने बोला m एक्चुअल में क्या है, m तो 1/x है, लिख दिया है m इज इक्वल टू 1/x। ये तो किया अपन ने, लेकिन m का आंसर मेरे पास है, निकाल दिया मैंने इन इक्वेशन को सॉल्व करके, इतना 3 डाल दिया इज इक्वल टू 1/x। x इधर चला गया, 3 इधर आ गया, बन गया x का आंसर 1/3। ऐसे ही मैंने y के लिए करना चाहा, मैंने बोला n मेरे पास है, n वैल्यू आ गई है, और एक्चुअल में n
क्या था, 1/y था, तो मैंने n की वैल्यू 1/y लिख दी। फिर मैंने बोला क्या करें, n का आंसर तो है, क्या है, -1 लिख दिया। -1 बना 1/y, जो कि मेरा था रिप्लेसमेंट किया हुआ पार्ट। फिर y यहाँ पे चला गया, -1 यहाँ पे आ गया, इसका आंसर बना y = -1। और मेरे को जो वेरिएबल्स एक्चुअल में चाहिए थे इस इक्वेशन में से, इनका आंसर ही चाहिए था ना x और y का, मिल गया। अरे यस और नो? सभी बच्चे? आवाज नहीं आई? छाप लो अभी आराम से। एक प्यारा सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा अभी अपन ने किया था। सेकेंड क्वेश्चन, 2/x - 3/y is equal to 15. 8/x plus 5/y is equal to 77. ओके बेटा, ये सवाल आपके लिए, आप इसको सॉल्व करो। देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, और अगर नहीं आता है तो भी डरने की बात नहीं, बाद में मैं कर दूंगा। चलो डू इट। कर लूँ मैं बेटा सॉल्व? चलो सारे बच्चे ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। इक्वेशन पहले नंबर कर लेंगे, 2/x - 3/y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 8/x plus 5/y इज इक्वल टू 77। इक्वेशन नंबर क्या लिखो, रिप्लेसिंग 1/x by m and by n, ठीक है। what will get, सीधा बैठ and see what will get, सीधा बैठ and see what will get, bet 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 get, क्या बात, मैं शायर तो नहीं। 2 3 इधर 5n इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं आराम से। इस इक्वेशन के बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो या तो वो कर लो। मैं जनरली ये देखता हूँ कि बहुत बड़े नंबर्स को लेकर के क्रैमर मत यूज़ किया करो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन भी मत यूज़ किया करो। अगर लगता है कि एलिमिनेट होने लायक है तो एलिमिनेट ही यूज़ किया करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हां आहे ना सर, कितवीसाठी या आहे ऑफिसमध्ये या। तो बेटा इसको करेंगे सॉल्व हम बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 कैसे, साइमल्टेनियसली, नालायको, ठीक है, साइमल्टेनियसली। हाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, थैंक यू। जैसे कोई कॉल भी लगा ना, गड़बड़ हो जाती है बीच में। चल मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस लिखूँ, मल्टीप्लाइंग, वो आता है आपको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3/4 वी गेट, क्या मिलेगा भाई, ये बनेगा अपना 4 2 ज़ा, इसी के लिए तो कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पता है ये 8m दोनों सब्ट्रैक्ट करने पे मर जाएंगे, प्लस इन दोनों। चल फिर ये करूँगा मैं -12n, और ये 60 है, 15 4 60, 15 चौक 60। मंका है इक्वेशन नंबर 5। अब साइमल्टेनियसली किसको करना है, सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5। 3 and 4 था, लेकिन 3 को अपडेट करके अपन ने 5 बना लिया। ऐसा एरो आप मत बनाना, ठीक है। एक पिछली बार इसे सीखा है पूरा, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं हमेशा, ये भी मेरे हर साल का फॉर्मेट बन चुका है। मेरी आदत, क्या आदत मेरी, संकेत, आदत ये मेरी, लक्ष्य देख रहे बाबू, आदत ये मेरी कि मैं ऐसे एरो बनाता था। चलो भैया अपने इक्वेशन 3 को अपडेट किया, और इक्वेशन क्या बनाया, तो अपडेट किया दिखाने के लिए मैं एरो बनाता था। मैं हर बार ऐसे ही करता था, आदत। जब बच्चे ने पेपर सॉल्व किया तो ऐसे जब टेस्ट लिया था रैपिड टेस्ट के फॉर्म में या आफ्टर चैप्टर, तो हर जगह पे उसने एरो निकाल के रखा था आंसर में। तो ये आंसर में एरो आपको निकालने की ज़रूरत,
आपको निकालना, ये मैंने आपको दिखाने के लिए निकाला है, समझाने के लिए लेक्चर की फॉर्म में कि भैया हमने अपडेट कर दिया, लेकिन आपको ये आंसर भी निकालना नहीं होता है, ठीक है। ऐसा एरो एरो कुछ मत निकाला करो। हाँ, तो बोलते सर आप भी तो बोर्ड पे निकालते थे। अरे मैं आपको दिखाने के लिए निकालता था, ठीक है, उसका आंसर में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है आपको खुद को। एनीवेज, तो इक्वेशन किसको करेंगे अभी साइमल्टेनियस, और 3 होके अपडेट 5 बन गया, तो 4 और 5 को करेंगे। तो मैं लिखता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5 कैसे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। कैसे लिखे बेटा बताओ, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, 8m 12n 60, क्या करेंगे माइनस करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, माइनस प्लस क्या हुआ माइनस हो गया। 77 में से 60 गए, कितने बचे 17 बचे, बराबर बात। यहाँ पे 5n प्लस में है, 12n भी प्लस हो चुका है, अब माइनस साइन उसका नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। और अब मैं करूँगा एडिशन, तो 5n प्लस 12n भी प्लस 12 और 5 हो गए 17, तो मेरा आंसर आ जाएगा 17n। अब बोला मैंने ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। अब आंसर में क्या बचा, 17 इज इक्वल टू 17, n इज इक्वल टू 17 अपॉन 17, बोले तो n इज इक्वल टू, सारे बच्चे बोले n इज इक्वल टू, हर बार जिंदा करना पड़ता है आपको मरे हुए मुर्दों। अब n की वैल्यू के क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा, किसी भी इक्वेशन में कर दो, मतलब इसमें नहीं, ऑफ कोर्स m और n वाले किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, बराबर बात। चलो कहां पे कर दे, 3 में कर दे, तो बोलो अगर मैं यहां पे लिखता हूं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n इक्वेशन 3 वी गेट, तो उसके बाद क्या करेंगे, 2m माइनस 3n, n की वैल्यू मेरी आ गई है 1, मैंने डाल दी, इज इक्वल टू 15 है, 2m माइनस 3 1 3 इज इक्वल टू 15, 2m इज इक्वल टू 15 प्लस 3 और 2m इज इक्वल टू 18, m इज इक्वल टू 18 बाई 2, m इज इक्वल टू 9। चल बेटा m और n का आंसर आ गया है, तो इसको लिखेंगे देयरफॉर m, n कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। वाह 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 वाह, सही जवाब, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखा मैंने इसको 9, 1। बोलो कैसे लिखा, 9, 1। अच्छा, क्या ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, सवाल आपके लिए आ चुके हैं, योगी भैया सवाल लेके आए बहुत भारी भारी, ठीक है, 1 नंबर, मजा आएगा। एनीवेज, सवाल आते तो बड़ा मजा आता है ना, आपको भी आना चाहिए। चल, अब m और n तो मेरा आंसर नहीं है, अब मेरा फाइनल आंसर मेरे को लिखना है किसके लिए, x और y के लिए, क्योंकि एक्चुअल में जो सवाल था वो तो x और y का था, मेरे को जो वैल्यू निकालनी है वो x और y की निकालनी है। लेकिन अब मेरे पास आंसर किसका आ चुका है, m और n का, जो कि असल में मैंने रिप्लेस कर के मिलाया है। मेरे लिए तो ओरिजिनल x और y था, लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ पे मेरा m जो है वो 1/x है और मेरा जो n है वो 1/, तो मैं अगर इक्वेट करके वापस लिख दूं उनके ओरिजिनल वैल्यूज के फॉर्म में, ओरिजिनल उनके वेरिएबल की फॉर्म में, तो मैं आराम से x और y को भी हासिल कर सकता हूं। क्या करना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा m क्या था सर, m क्या था, m तो 1/x था, n तो 1/x था, तो मैंने बोला m मेरे पास, हाँ सर है, कितना है m कितना है 9 है, तो 9 बना मेरा 1/x, x गया इधर, 9 आया इधर, एक हाथ ले एक हाथ दे, ठीक है, तो मेरा x कितना बना, बस सर यही तो चाहिए था, x और y की वैल्यू चाहिए थी। अब मैंने बोला मेरे को y भी तो चाहिए, फिर क्या करे, तो मैंने बोला हवन करे, नहीं बेटा हवन नहीं करे, वैल्यू वापस दे दे, वैल्यू वापस दे, जिसको ली उसको वापस दे दे। तो मैंने बोला n क्या था, n था 1/y, तो 1/y लिख दिया। तो n मेरे को पता है सर कितना, अभी निकाला था, बड़ा मजा आया था, 1 क्या लिखूं, y गया इधर, 1 आया इधर, तो y का आंसर बना 1/1, 1 ही। तो मेरे को अब मिला x और y का आंसर, जो मेरे को एक्चुअली में पूछा था, चाहिए था। लेकिन हम आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। तो मैंने बोला देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 1/9, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ये आ गया
समझ में आया yes और नो? छाप लो। चल बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। एक एग्जाम्पल है अपने पास यहाँ पे, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। हाय हाय हाय, क्या एग्जाम्पल है, वेरी गुड। 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। साथ ही में इसका जो जोड़ी है पैर दूसरा इक्वेशन वो है 15 अपॉन x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दिखने में भले ही कुछ भी लिखा हुआ दिखे, पेचीदा दिखे, कॉम्प्लेक्स दिखे, इतने सारे टर्म एक साथ दिख जाए, डरने की जरूरत। वी नो हाउ टू मेक थिंग्स सिंपल। हम समझते हैं कि इसको आसान कैसे किया जा सकता है। अब यहां पे जैसे आप पिछले दो एग्जाम्पल में 1 अपॉन एक्स या 1 अपॉन वाई को देख करके, दोनों ही इक्वेशन में देख करके रिप्लेस कर रहे थे। यहां पे मेरे को ध्यान से देख करके बताओ बच्चों कि इस दोनों इक्वेशन में क्या 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एक कॉमन टर्म जैसा नजर आ रहा है, जो कि इस वाले इक्वेशन में भी है और इक्वेशन 2 में भी है। ऐसे ही y के लिए जो सेकेंड ग्रुप में बोलो x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहां पे भी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई पूरा की पूरा। तो ऐसे जगह पे हम उस पूरे ग्रुप को ही रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे देखो, लिख लेते हैं पहले हर बार की तरह। क्या करेंगे बोलो, पहला काम नंबरिंग करेंगे। कैसे, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड। फिर बोलो 15 अपॉन माइनस इक्वेशन नंबर 2। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब दो इक्वेशन का जैसे मैंने नंबरिंग कर लिया तो मैंने देखा इस वाले इक्वेशन में भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई पूरा है और इस वाले इक्वेशन में भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई पूरा ग्रुप कॉमन है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 10 अपॉन एक्स प्लस वाई का मतलब 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ही है? तो मैं इस पूरे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को सेपरेट देख रहा हूं ताकि मैं इस पूरे ग्रुप को किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर दूं। और जो लीनियर इक्वेशन मेरे को लीनियर इक्वेशन जैसा नजर आ ही नहीं रहा है, वो उसके जैसा नजर आने लग जाए। इट शुड बी रिड्यूस्ड टू द लीनियर इक्वेशन, बिकॉज राइट नाउ आई कैन से इट इज नॉट, राइट नाउ इट इज नॉट, बिकॉज द डेफिनेशन इटसेल्फ इट इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड ओवर हियर, जो कि लीनियर होने का मतलब है पावर का 1 होना। यहां पे है ही नहीं, है क्या? नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाके बैठ गया। ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। तो हम उस पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते? कैसे करें सर, सिखाओ जरा, ध्यान दो जरा। मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला? तो यहां पे क्या करते हैं? रिप्लेसिंग। क्या करूं? रिप्लेसिंग। किसको करूं बेटा, बोल? पूरा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ही रिप्लेस कर देंगे। किससे करें? बाय m एंड 1 अपॉन, दोनों में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है। वेरी गुड। x माइनस वाई बाय n वी गेट, यहां से 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मैंने m डाल दिया तो क्या बन जाएगा? 10m प्लस यहां से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई मैंने रिप्लेस कर दिया, इनसे क्या बनेगा? इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर, यहां पे बोल क्या अब ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जैसा नजर आ रहा है? अब आ रहा है। और इसके बाद इस m और n को फाइंड करना आपके लिए कोई बड़ी बात, क्योंकि सर हम बहुत सारी मेथड जानते हैं। हमने एलिमिनेशन पढ़ा, हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, हमने ग्रामर रूल पढ़ा, हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ी। ये सभी मेथड्स हमको अच्छे से आती है और हम इस m और n का आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अभी के लिए क्या कर सकते बताओ, आप बोलो क्या करें? क्या करे बोलो? क्रैमर लगा के फटाक से निकाल दे शुरू में। हाँ, क्रैमर लगा के फटाफट निकाल दे आंसर। तो पहला क्या करे भाई, यहाँ पे पहला बनाते हैं अपन। बोलो किसको? अच्छा, मैं अभी शॉर्टकट में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? क्योंकि मैं बस अभी समझाने के, क्योंकि आप ये अब जानते हो तो आप अच्छे से इसका आंसर लिख पाओगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई लेट मी जस्ट टेक वैल्यू ऑफ m and n, एंड फॉर दैट पर्पस आई विल जस्ट फाइंड वैल्यू ऑफ m and n आसान तरीके से, शॉर्टकट तरीके से। तो d लिख लेता हूँ। बोलो क्या लिखूं? 10 या 15 2, बोल इसका आंसर कैसे निकलेगा? 10s इंटू कितना हुआ? -50। माइनस क्या करे बेटा?
30, आंसर क्या आएगा -80। चलो रहने दो। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी एम लिख देते, चलो है ना। क्या बनेगा डिटरमिनेंट इसका, m की ग्रुप कॉलम को छोड़ देंगे, वहां पे डालेंगे सॉल्यूशन, और y का कॉलम है, अच्छा -2 है। थैंक यू सो मच, मैं देख रहा था आपका ध्यान है कि नहीं है मैं देख रहा था ओके बता, 4 इंटू -y -20 माइनस ये वापस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखो डायरेक्ट चलेगा। अब आपको आता, बताओ कितना हुआ प्लस माइनस, आंसर बनेगा -16। फिर निकालेंगे डी, इसका डिटरमिनेंट बोलो, इसका डिटरमिनेंट क्या लिखूं 10, ये 15। पहला कॉलम m का ऐसे ही, n को डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, n का कॉलम छोड़ेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे, क्या निकला 4 -2। बोल बेटा 10 2 * 20 -20 -15 4 * 60, क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, 60 और 20 80, साइन बढ़ेगा -80। चलो डी डी एम डी एन तीन चीजें आ गई, डी डी एम डी एन तीन चीजें आ गई। अच्छा अब बड़ी बात नहीं है आपके लिए, क्या निकालना m और n को। m के लिए क्या लिखेंगे dm अपॉन, क्या है dm बेटा, देखो इंस्टाग्राम के अलावा भी dm होता है, ठीक है। क्या है dm -16 और d कितना बेटा -80 माइनस क्या है 80, माइनस माइनस मर गया, 16 और 16 16 5 80, m की वैल्यू कितनी आई 1/5। चलो m मिल गया। ऐसे n क्या निकलेगा dn अपॉन d। बोल बेटा dn कितना है -80, d कितना है d भी -80। अच्छा ये सेम आ गया है, ओके रहने दो, आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है ओके। सो मेरे लिए n आ गया 1। मेरे को m, n का आंसर मिला, किसका आंसर मिला, कितना मिला बेटा 1/5, 1। लेकिन क्या ये मेरा आंसर, ये मेरा आंसर, क्योंकि हम जानते हैं ये तो भाई ओरिजिनल वेरिएबल है ही नहीं जो हम फाइंड करना चाहते थे। ओरिजिनल वेरिएबल तो x और y है। अब काम आपका थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया सर, अब बेटा जो m और n है उसको रिप्लेस करने के बाद सीधा x और y नहीं मिलेगा, वापस दो नए लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। देख बेटा ध्यान दे, हाँ यहाँ पे तो ट्विस्ट है असली। अब पिछले एग्जांपल की तरह सीधा x और y नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पूरा ग्रुप है ना, पूरा ग्रुप है। तो अब वापस एक बार दो नए इक्वेशन मिलेंगे और उन दोनों इक्वेशन को वापस एक बार साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको मिलेगा x और y। कैसे करेंगे सर, अब कर देते हैं रिप्लेस। मैंने बोला मेरे लिए m तो है मेरे पास, और m मेरे लिए क्या था, एक्चुअल में m क्या था, एक्चुअल में m तो 1/x, तो लिख देते हैं भैया m तो था 1/x प्लस। लेकिन सर m का आंसर मेरा आ गया है क्या, हाँ सर m क्या है, m का आंसर 1/5 आया। तो मैं बोल सकता हूँ 1/5 किसके बराबर हो गया 1/x प्लस y के, क्योंकि m क्या था 1/x प्लस y था। और मैंने यहाँ पे m का आंसर क्योंकि आ गया है वो मैंने पुट कर दिया। ओके साक्षी येतंय का काही लक्षात, हा हे नाही समजलं का, हे जे मेथड यूज केलंय ना, हे क्रॅमर रूल यूज केलंय आपल्या सिलेबस मध्ये आहे, ठीक आहे एसएससीच्या। आणि हे क्रॅमर रूल त्याला आपण डिटर्मिनंट मेथडच्या नावाने पण ओळखतो, बट बिकॉज यू डोंट नो दैट मेथड तो अभी वो थोड़ा सा पेंडिंग रहने देते। व्हेन मौका मिलेगा अगर मेरे को तुझे पढ़ाने का तो फिर तब मैं तेरे को अलग से वो समझा दूंगा, तो बैच में हम सीख लेंगे, ठीक है और एक बार। लेकिन अभी के लिए आगे चलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम क्रैमर रूल से ही सॉल्व करें, राइट। हम इसको किसी भी मेथड से, तेरे को सब्स्टिट्यूशन आता है, तूने बोला तेरे पास ये दो लीनियर इक्वेशन आ गए, सिंपल लीनियर इक्वेशन है दोनों, इसको तू सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकती है। क्या इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बाद तेरे पास m और n का आंसर आ जाएगा, वो भी इतना ही आएगा बराबर, ओके। बस ये अलग मेथड हमने यूज की जो कि तेरे को अभी नहीं आ रही है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आंसर आने के बाद क्या करना है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना। जो मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट की थी, रिप्लेसमेंट 1/x प्लस y की और 1/x माइनस y की, क्योंकि दोनों में मेरे को देखने मिल रहा था, वो रिप्लेस किया हो मैं वापस लगा देता हूं, ठीक है। तो मैंने बोला कि m एक्चुअल में क्या था, मेरे लिए m तो मैंने रिप्लेस किया था ना 1/x प्लस y, तो मैंने डाल दिया 1/x प्लस y। m क्या है 1/x प्लस y है, लेकिन m का आंसर तो मेरा आ चुका है ना, कितना 1/5, तो मैंने डाल दिया m की जगह पे 1/5। तो मेरे को पता चल गया कि 1/5 किसके बराबर है 1/x प्लस y के। अगर मैं रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दूं टेकिंग इनवर्स, तो क्या आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू, सही बात है कि नहीं, है 5 इज इक्वल टू x प्लस y हो गया ना, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 5 हो गया ना। इसको बोल देते इक्वेशन नंबर अगला 5।
ऐसे ही मैं अगर n के लिए कर देता हूं तो मैंने बोला कि n एक्चुअल में क्या था सर, n तो 1/x-y था जो हमने रिप्लेस किया था रिड्यूसिबल करने के लिए, इक्वेशंस को रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन में तब्दील करने के लिए जो हमने काम किया था। तो मैंने बोला n क्या है, n तो सर 1/x-y है। अब वापस मैंने बोला n का आंसर तो मेरे पास है, कितना है n का आंसर, 1 है। तो मैंने बोला 1 = 1/x-y। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर x - y = क्या, बराबर। ये पूरा ग्रुप इधर जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, सही, एक ही बात है, ठीक है। ये भी पूरा ग्रुप जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये जाकर के इधर कर दो, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। बात समझ, इक्वेशन को घुमाना फिराना आता है। अरे यस और नो, आवाज आ रही है? चलो, अब मेरे को लेकिन और 2 इक्वेशन मिल गए। पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, सीधा यहाँ पे क्योंकि 1/x को और 1/y को रिप्लेस किया था तो सीधा x और y का आंसर मिलता था, लेकिन यहाँ पे पूरा ग्रुप रिप्लेस किया है तो वापस हमको 2 नए इक्वेशन मिले। वापस अपने को क्या हुआ, 2 नए इक्वेशन मिले। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, वापस इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। अब तो बड़ा आसान है क्योंकि सभी कोएफिशिएंट 1 के साथ है, तो सीधा एलिमिनेशन मेथड को लगा देते। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सॉल्विंग, क्या बोलूं, सॉल्विंग इक्वेशन 5 and 6 साइमल्टेनियसली। अब साइमल्टेनियसली कर रहे हैं हम किसकी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। लिख लेते हैं इक्वेशन को। सर पहला काम करना जरूरी है, नंबरिंग के फॉर्म में उसको अच्छे से लिख के लेना, जनरल फॉर्म के हिसाब से लिख लेना हमारे। लिख लिया, फिर अब क्योंकि मैं जानता हूं अपोजिट साइन है, कोएफिशिएंट 1 है, तो सीधा एडिशन ठोक देंगे। सीधा एडिशन कर, एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो, कुछ भी करो, कोई एक वेरिएबल तो मर ही जाएगा, पक्की बात। यहाँ पे तो मैं एडिशन अगर कर लेता हूं तो प्लस 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 रहा, प्लस माइनस माइनस रहा, प्लस 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 रहा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 5 और 1 6 प्लस y माइनस y मर गया, x प्लस x 2x, x इज इक्वल टू 6/2, x कितना मिला, ओके क्लियर, x कितना मिला। अब x को उठा करके क्या कर देंगे, इक्वेशन इन दोनों में से किसी में एक में डाल दो। अब इक्वेशन, अब आपको एक चीज बताऊं, आप यहां पे इक्वेशन जो बना चुके हो, क्योंकि आपके ये 2 मेन इक्वेशन जिसके आपने, तो इस x y को, क्योंकि हमने पहले बोला था कहीं पे भी डाल दो इक्वेशन, इस इक्वेशन में मत डालना, इन इक्वेशंस में मत डालना, इन्हीं 2 में से किसी में डाल देना। यहां पे डालोगे तो फंस जाओगे, आंसर आने वाला, ठीक है, आई बात समझ, इन दोनों में से किसी में डाल देना, ठीक है। तो यहां पे बोलते हैं, चलो वापस, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5, चलो 5 तो 5 क्या इक्वेशन, x प्लस y इज इक्वल टू 5 है, x कितना आया बेटा 3 प्लस y इज इक्वल टू क्या 5, तो 5 क्या बना, 5 प्लस 3 इधर गया, क्या हुआ -3, y की वैल्यू कितनी आई, तो मेरे लिए अब x, y तो मिल गया। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 3,2, ये मेरा बन गया फाइनल आंसर। जो ओरिजिनल मेरे वेरिएबल x और y थे वो मेरे को मिल गए। लेकिन ये सब करने के लिए हमने क्या प्रोसीजर फॉलो किया पूरा, ये आपके दिमाग में आ रहा है, एक बार पूरा रिवाइज कर ले अच्छे से। हमारे पास 2 इक्वेशन थे जिसमें हमको x और y दोनों ही वेरिएबल ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन की फॉर्म में डिनोमिनेटर के प्लेस पे देखने मिल रहे थे, बराबर। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो हम लोग एक सीधा और आसान तरीका यूज करते हैं, एंड दैट इज रिप्लेसिंग इट। तो सीधा हमने क्या किया, उस पूरे ग्रुप को ही रिप्लेस कर दिया। तो मैंने देखा भाई कि इस दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हो या चाहे 2 में हो, दोनों में ही ये पूरा ग्रुप 1/x + y 1/x + y दोनों में ही देखने मिल रहा है। तो पूरे ग्रुप को उठा करके मैंने क्या कर दिया, m से रिप्लेस कर दिया। मैंने देखा कि 1/x - y इस वाले इक्वेशन में भी, इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में भी, इक्वेशन 2 में, तो पूरे ग्रुप को 1/x - y को मैंने उठा करके क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया n से। क्योंकि मैं जानता था ना 1/x - y अगर है तो ये 5 को मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज नॉट ओनली 5/x - y, दिस इज एक्चुअली 5 × 1/x - y। तो मैं बखूबी जानता हूँ 5 इस पूरे ग्रुप को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं किसी और नंबर से रिप्लेस कर दूं जैसे n से, तो ये 5n बन जाएगा। आई बात समझ, इजी है कि नहीं, मुश्किल है, बोलो इजी है कि मुश्किल है, इजी है कि मुश्किल है, इजी है। समझ में आया, yes और नो? तो रिप्लेस करने के बाद 2 बड़े साधारण से इक्वेशन मिल गए जो हम सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं।
और उनको मैंने सॉल्व किया किसी भी मेथड से, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन करो, चाहे आप एलिमिनेशन करो, चाहे आप क्रैमर यूज करो, चाहे ग्राफिकल मत करना खाली, ठीक है, कर सकते हैं, आंसर वहाँ से भी आएगा, लेकिन वो यूज करना ऐसे जगह पे रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि उसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, सब कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, इट्स नॉट रिकमेंडेड। ऑफ कोर्स वी कैन गेट सॉल्यूशन, द सेम सॉल्यूशन आफ्टर डूइंग दैट एज वेल, बिकॉज वी नो सभी मेथड से आंसर तो एक ही आएगा, ठीक है। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए, जरूरत के हिसाब से, समय को बचाने के लिए क्रैमर को यूज कर दिया, तुरंत आंसर निकाल लिया एम और एन का। और क्योंकि ये लास्ट आंसर नहीं है, हमने वापस रिप्लेस कर दिया हमारे जो ओरिजिनल रिप्लेसमेंट थी उसके अंदर। हम जानते हैं एम ये पूरा ग्रुप है, एन ये पूरा ग्रुप है, डाल दिया, एम और एन के जो आंसर निकले थे वो वहां पे पुट कर दिए, और इक्वेशन दो नए मिल गए। उन दोनों इक्वेशन को फिर वापस एक बार हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। अब ये भी प्रोसेस आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप चाहे एलिमिनेशन लगाओ, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, और एंड में आपका आंसर एक्स और वाई का फिर आ जाएगा। बोलो समझ में आया? yes, सभी को आया? yes, छाप लो जल्दी से। होमवर्क दे दूं? ये कितने हैं? ये सारे नहीं हुए ना, ये बाकी एक ही क्या है, कौन सा वाला? थर्ड वाला हुआ है, ठीक है। चलो बाकी के होमवर्क लिख देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिख दूँ, इधर पे ये रफ करूँ क्या बेटा? अरे वाह, जिंदा लोगों की तादाद बढ़ रही है, वेरी गुड। मैं मार्कर कहाँ छोड़ा है अबे? नहीं वो नहीं, मैं ब्लैक मार्कर अपने लिए नया निकाला था मैंने नए डब्बे से, मैं ब्लैक मार्कर छोड़ा है वापस, कहीं भी भूल जाता हूँ मैं। ये तो है रे, कहाँ पे? इधर ब्लैक, ये ब्लू है, मैं अपना ब्लैक नया मार्कर छोड़ा है। हाँ हाँ ठीक है, ये ले बेटा होमवर्क। मैंने बोला क्या ले? होमवर्क। चल देख के डरने का क्या है? सवाल आपको प्यारा, इंटरेस्टिंग, ओए क्या बात है, लग रहा है? लग रहा है? ओए क्या बात है, इतना प्यारा सवाल, ऐसा सवाल, प्यार हो गया सवाल से। जिसको सवाल से प्यार करना आ गया ना, समझ लो भाई, वो किसको भी प्यार कर सकता है। लेकिन मैथ्स भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैथ्स भी खुद एक तरफा प्यार नहीं करता, आप उसको प्यार करो वो आपको करेगा, देखो अच्छे मार्क्स दिलाएगा आपको, ठीक है। आप मैथ्स से प्यार करो, मैथ्स भी आपसे प्यार करना शुरू कर देगा। सर कुछ भी बकवास करते रहते हैं ना। सर एसएससी में ये सब नहीं होता है, नहीं रहने दो, मैं तो तब भी कराऊंगा। सर हम एसएससी में हैं, हम छोटे बालक हैं, जुल्म मत करो। ऐसा सर सिखाया भी नहीं है, ये सब सिखाया है ना, उसी का नॉलेज यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। और अपने पोटेंशियल को जानो, अपने पोटेंशियल को जानो, आपकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बेटा, ये कुछ नहीं है, बहुत चिंदी सवाल है आपके लिए। आप इसको जो मैंने आपको सिखाया है उसको सोच के सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ सॉल्व करके लेके आओ, कोशिश हर बच्चा करेगा भाई, ठीक है, कोशिश हर बच्चा करेगा, प्रयत्न अंति परमेश्वर, प्रयत्न करा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, गुड बाय।